हेलो गाइस, वेलकम टू इग्नाइटोपीडिया। आज हम पढ़ने वाले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। 8, 9, 10 बहुत पढ़ा होगा इसको, लेकिन कई बार समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, मेरे को भी समझ में नहीं आया था स्टार्टिंग में, अब समझ में आ गया। अब समझाता हूँ। तो ये जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, इसके 3 टाइप के लॉज होते हैं। 3 लॉज है इसके। जो पहला लॉ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, जो बोलता है एवरी बॉडी रिमेन्स इन इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन अनलेस एंड अनटिल इट इज कंपेल्ड टू चेंज दैट स्टेट बाय एन एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। इन वर्ड्स का रियल में कुछ मतलब समझ में नहीं आता स्टार्टिंग में, जब पहली बार जब इसको पढ़ा था। तो इसका मतलब ये होता है कि एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन में या फिर रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक उस स्टेट को या फिर उस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स नहीं होता है। जब तक समझ लीजिए कि एक बॉडी मूव कर रही है अपने पाथ के ऊपर में एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ में, उस स्टेट ऑफ मोशन के अंदर में है और आपको उसको रुकाना है, तो वो अपने आप नहीं रुकेगी। आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। या फिर कोई बॉडी रेस्ट में है और आपको उसको मोशन में लाना है, तो वो अपने आप से रेस्ट से मोशन में ही जाएगी, आपको कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इस लॉ का मतलब होता है। जैसे कि ये तब से देख रहा है मेरे को, रेस्ट पे है, मोशन में, तो ये इसका पहला लॉ का मतलब होता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से कंसेप्ट डिराइव होता है, जिसको कहते हैं हम इनर्शिया। नाम इसका भी कई बार लिया गया होगा फर्स्ट लॉ के साथ में आपके सामने। तो इसका जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन स्टेट ऑफ मोशन इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट। मतलब हर एक ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी होती है कि वो अपने मोशन के स्टेट के अंदर में चलता रहे अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है। तो इसका एक कॉमन सा एग्जांपल आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप किसी बस में बैठे हो। ये मेरी बस है। तो ये जो बस है, देखा होगा आपने कि जब ये मूव कर रही है किसी स्पीड से, बिना किसी फोर्स के, मतलब एक्ट कर रही है, अपने चल रही है, वेलोसिटी से चल रही है। अचानक से एक शार्प टर्न आता है और आपका ड्राइवर जो है वो इस तरफ में, लेफ्ट की तरफ में टर्न ले लेता है। तो आपको एक अजीब सी फोर्स एक्सपीरियंस होती है। आप अंदर अंदर बैठे हुए हो तो आपको एक फोर्स लगेगी जो कि आपको कहेगी कि आपको सीधे ही जाना है। मतलब आपको इस तरफ में, आप जब बस मूव हो रही है, जब आप मूव करोगे तो आपको कुछ फोर्स लगेगा। बस भले इधर मूव कर रही है और आप भी इधर मूव कर रहे हो, लेकिन आपको फोर्स इस तरफ में लगता है। वो बेसिकली ये इनर्शिया के कारण होता है, क्योंकि आपकी जो टेंडेंसी है, जो इनिशियल टेंडेंसी है, वो तो मूव करने की है कि आप सीधे सीधे मूव करते रहिए, इनिशियल टेंडेंसी। लेकिन बस के मूव करने के बाद में आपकी टेंडेंसी किस तरफ होती है, आपकी बॉडी इस तरफ मूव कर रही है, लेकिन आपकी टेंडेंसी इस तरफ ही रहेगी, इसलिए इनर्शिया आपको इसी तरफ कोई फोर्स लगाता है। तो इनर्शिया का कंसेप्ट ये होता है कि वो आपको उसी स्टेट में रखने की कोशिश करेगा अगर कोई भी फोर्स आपके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा है, जो कि आपको चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए कह रहा है। तो अब चलते हैं सेकंड लॉ के ऊपर में। सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने जो दिया था, उसकी डेफिनेशन, उसने जो लॉ कहता है वो आपके सामने लिखा हुआ है। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स मोमेंटम। मतलब कि इस लॉ के हिसाब से अगर आपके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जिसको हम कह ले एफ, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। मोमेंटम क्या होता है, तो यहाँ पे मोमेंटम की बात आती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम p बाय टी, इसका मतलब हुआ। तो यहाँ पे p, जिसको मोमेंटम कहते हैं, मोमेंटम एक क्वांटिटी होती है जो कि एनर्जी, किसी पार्टिकल की एनर्जी को मेजर करती है, मोमेंटम p। तो p बेसिकली होता है पार्टिकल का मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट। अगर कोई पार्टिकल आप फेंक लो, एक काम करिए, ये जैसे ये है, ये एग्जांपल, अच्छा सा बच्चा है, तो इसको अगर मैं फेंक के मारता हूं, इसका कुछ मास होगा और मैं फेंक के मार रहा हूं तो इसके कुछ मोमेंटम होता है, इसके अंदर कुछ एनर्जी आई, लेकिन वो एनर्जी कैसे आई, इसके मास और इसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट के कारण। तो उसमें से एक क्वांटिटी होती है मोमेंटम, p इज इक्वल्स टू m इंटू वी। तो हमारा जो सेकंड लॉ, मोमेंटम की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं कि ये सेकंड लॉ क्या कहता है। सेकंड लॉ कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर हम यहाँ पे p की जगह mv लिख दे तो फोर्स इसके प्रोपोर्शनल हो गया। फोर्स हो गया हमारा mv बाय टी, मतलब ये vt। अगर हम कहें कि v बाई टी अगर छोटे समय के लिए dt के लिए है, तो इसको हम जो चेंज इन वेलोसिटी होगा वो भी बहुत छोटा होगा, कहते हैं उसको dv। तो यहां से जो हमारा निकाल रहे हैं हम, जो इन्फ्रेंस आ रहा है वो आ रहा है कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m dv बाई dt। अब dv बाई dt बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता क्या है, जो हमारी 8वीं में पढ़ाया गया लॉज ऑफ मोशन के पहले हमको पढ़ाया गया होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो बेसिकली ये है क्या, ये भी तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है।
तो F यहां से निकल के आता है F इक्वल्स टू ma, F इक्वल्स टू मा। तो ये F इक्वल्स टू मा जो इक्वेशन है, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन की जो वेलोसिटी ये डेफिनेशन निकाल जाती है वो ऐसे आती है सेकेंड लॉ के हिसाब से F इज इक्वल्स टू m। सो दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। फाइनली आते हैं हमारे थर्ड लॉ के ऊपर में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन ने दिया हुआ, तो उसका जो स्टेटमेंट है वो आगे है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बहुत फेमस। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सबको पता है कि एक सिंपल सी चीज है कि अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो इसका कहना ये होता है कि एक फोर्स अगर अप्लाई कर रहे हो तो उसका कभी ना कभी ऐसा कोई फोर्स एग्जिस्ट करेगा जो कि इक्वल होगा उसी मैग्नीट्यूड का, लेकिन आपके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर एक किसी वॉल के ऊपर में, किसी दीवार के ऊपर में अगर आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो अपने हाथ से, गंदा हाथ है लेकिन फोर्स अप्लाई कर रहे हो इधर में F, तो ये दीवार भी आपके ऊपर वही फोर्स लगाएगा F जो कि इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। मतलब इसका अगर मैग्नीट्यूड 60 न्यूटन है तो ये जो फोर्स आपके ऊपर लगाएगा, आप इसके ऊपर 60 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो तो ये भी आपके ऊपर 60 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसके रिवर्स में। मतलब कि ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेगी। मान लेते हैं कि अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, अगर ये फोर्स यहां एक्ट कर रही है इस दीवार के ऊपर, तो ये फोर्स 60 न्यूटन की एक्ट कर रही है, तो इसी पॉइंट के ऊपर में दीवार भी आपके ऊपर वही फोर्स लगाएगी F, जिसका मैग्नीट्यूड भी होगा 60 न्यूटन और उसकी डायरेक्शन होगी इसके रिवर्स में। तो ये थर्ड लॉ कहता है। अब इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस काफी सारे हैं, जिनमें से एक हम कह सकते हैं कि रॉकेट साइंस होता है, उसके अंदर में ये यूज किया जाता है। उसके अंदर क्या होता है हमारे रॉकेट्स के अंदर में कि एक रॉकेट है, अब इसके अंदर कुछ फ्यूल होता है, अब जब वो जलता है तो वो कुछ प्रेशर से गैसेस को पुश करता है, कुछ थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, थ्रस्ट प्रेशर प्रोड्यूस करता है। अब जितना फोर्स वो लगाएगा एटमॉस्फेयर के ऊपर में, कुछ प्रेशर लगा रहा है तो उतना ही फोर्स, उतना ही थ्रस्ट जो होगा, उतना ही फोर्स जो एटमॉस्फेयर है वो भी उसके ऊपर लगाएगा। मतलब इसने गैसेस को किसी प्रेशर के साथ में अगर नीचे अप्लाई किया, किसी फोर्स के साथ में नीचे अप्लाई किया, तो एटमॉस्फेयर भी उसके ऊपर वही फोर्स लगाएगा F ऊपर की तरफ में। तो इससे हमारे रॉकेट को ऊपर में पुल मिलता है। तो रॉकेट साइंस जो वर्क करता है वो इसी थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। इसके अलावा एक और एक्सपीरियंस हमने एक्सपीरियंस किया होगा, जिसमें से एक होता है हमारे जब हम स्विमिंग करते हैं, जब हम तैर रहे हैं, तो बेसिकली अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको पीछे की तरफ हाथ घुमाना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि आप जब पानी के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाते हो तो पानी आपके ऊपर आगे की तरफ फोर्स लगाता है, जिससे कि आप आगे बढ़ते हो। तो बेसिकली थर्ड लॉ का एप्लीकेशन जो होता है वो वहां पे भी आता है। तो थर्ड लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सिर्फ ये थर्ड लॉ नहीं है जो कि इंपॉर्टेंट है, बल्कि तीनों लॉस जो न्यूटन ने दिए थे, फर्स्ट लॉ कि बॉडी तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसको कोई फोर्स अप्लाई करके चेंज करने को नहीं लगाता उस स्टेट ऑफ मोशन को, वो वाला लॉ। सेकंड लॉ कि फोर्स इज इक्वल्स टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। और थर्ड लॉ कि हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इन तीनों लॉस का बहुत इंपॉर्टेंस है मैकेनिक्स के अंदर में। और आगे अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो इन तीन लॉस को प्रॉपर तरीके से समझे बिना मैकेनिक्स के अंदर में कुछ भी सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। तो इन तीन लॉस को समझना जरूरी है। बस यही है न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के लिए मैं आज के लिए। आगे वाले वीडियोस को जरूर देखते रहिए, क्योंकि आगे बहुत सारा स्टफ है जो मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।